बिहार न्यूज़ में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 11 अप्रैल 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज़ लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज़ की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बार मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, ये सवाल इसलिए तैर रही है क्योंकि बीजेपी के नेता ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसको लेकर के बवाल मच गया है। जी हाँ, बिहार सहित पूरे देश भर में खलबली मच गई है। दरअसल बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने कहा, बयान दिया है कि नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री का दर्जा मिलना चाहिए। जहाँ ऐसे में सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार को केंद्र में ला करके बीजेपी बिहार में अपना सीएम बनाना चाहती है। क्या यह बयान किसी रणनीति का हिस्सा है। वहीं पर आरजेडी से आए दिन दावा किया जाता है कि बिहार में नीतीश कुमार को हटा करके बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। जहां अश्विनी चौबे के उप प्रधानमंत्री वाले बयान पर जेडीयू की ओर से रिएक्शन आया है। जेडीयू के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व को बिहार की जनता पसंद करती है। नीतीश कुमार के चेहरे पर जनता भरोसा करती है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के नीतीश चेहरा है, एनडीए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा, जनता फिर मुख्यमंत्री बनाएगी। अभिषेक झा ने आगे कहा है कि हमारे देश की ये खूबसूरती है कि यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी है। कोई भी व्यक्ति कोई भी मांग किसी भी प्लेटफॉर्म पर उठा सकता है। दोस्तों बिहार का मौसम करवट ले चुका है। बुधवार को मौसम का मिजाज बदला तो फिर बिहार में 19 लोगों की जान चली गई। अलग अलग जिलों में वज्रपात की चपेट में आकर के 1.5 दर्जन से अधिक लोगों की जान गई है। 19 लोगों की नहीं बल्कि 24 लोगों की जान गई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे का पूर्वानुमान जारी कर दिया। जब बिहार मौसम सेवा केंद्र की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में अभी बारिश और वज्रपात का दौर जारी रहेगा। जहाँ आज भी आकाशीय बिजली की संभावना है। वहीं पर 27 जिलों में ठंड का गिरने की संभावना देखते हुए लोगों को सतर्क किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में पटना, बक्सर, जमुई, बांका, मुंगेर, भागलपुर, लखीसराय, शेखपुरा, समस्तीपुर, जहानाबाद, गया, नवादा, सासाराम, औरंगाबाद, अरवल, नवादा, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सिवान, सारण, सुपौल, गोपालगंज, किशनगंज, अररिया और मधुबनी जिले में कई जगहों पर मेघ गर्जन और वज्रपात होने की संभावना है। आपको बता दूं कि कल मौसम ने करवट ली तो बिहार के आधा दर्जन से अधिक जिलों में आसमान से मौत बनकर के बिजली गिरे है। वज्रपात की अलग अलग घटनाओं में 24 लोगों की जान चली गई है। अधिकतर मामलों में उन लोगों ने जान गंवाए हैं जो अपने फसल को भिगाने से बचाने के लिए खेत में गए थे। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरी और फिर उसकी चपेट में आकर के उसकी जान चली गई। दोस्तों वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 16 अप्रैल को सुनवाई करेगा। एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी, जमीयत उलमा हिंद किशनगंज से कांग्रेस सांसद डॉक्टर जावेद आजाद, कोचाधामन पूर्व विधायक महेश्वर मुजाहिद आलम और कोचाधामन के मौजूदा विधायक इजहार एसपी समेत कुल 17 लोग अब तक सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर चुके हैं। जहां इस पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास प्रमुख और चिराग पासवान ने कहा है कि विपक्ष पिछले कानून का बचाव करने के लिए अदालतों में भाग रहा है। लेकिन ये भी देखिए कि कितने मुस्लिम ऐसे थे जो इस कानून के खिलाफ कोर्ट में भी नहीं जा सकते थे। एक रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग पासवान ने वक्फ संशोधन कानून और फिर उस पर विपक्ष के विरोध को लेकर के बात की है। उन्होंने कहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि सीए हो या फिर आर्टिकल 370 को हटाना हो, हर बार विपक्ष ने विरोध किया है लेकिन वे गलत साबित हुए हैं। उन्होंने कहा है कि सीए पड़ोसी मुल्कों में सताए हुए अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने के लिए लाया गया है, जिसे लेकर के विपक्ष ने गलत माहौल बनाने की कोशिश की है कि इसका मकसद नागरिकता छीनना है। हालांकि उनकी ये पैंतरे काम नहीं कर सके। वहीं पर चिराग पासवान ने कहा है कि जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने को लेकर भी ऐसा ही किया गया था, लेकिन हाल ही में यहाँ पर हुए विधानसभा चुनाव में भी विपक्ष गलत साबित हुआ है। जैसे कि वे अनुच्छेद 370 को लेकर के भविष्यवाणी कर चुके थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जीत हासिल की और फिर उमर अब्दुल्ला फिर से मुख्यमंत्री बने। दोस्तों बिहार में वक्फ संशोधन कानून को लेकर के सियासत तेज है। जब लोकसभा में जदयू ने इस विधेयक का समर्थन किया, जिसके बाद से ही जदयू के कई मुस्लिम नेता पार्टी के खिलाफ खड़े हो गए। जब वक्फ संशोधन बिल लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद और फिर राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद अब कानून बन गया है। वक्फ संशोधन कानून बिल के पास होने के बाद से ही कई जदयू नेताओं ने पार्टी को छोड़ दिया है। वहीं पर आज जेडीयू के एक बड़े नेता ने पार्टी के खिलाफ जाकर के बड़ी बैठक बुला ली है। दरअसल जेडीयू नेता गुलाम रसूल बलियावी ने केंद्रीय इदारा शरिया में
में वक्फ एक्ट को लेकर के बैठक बुलाई है। इस बैठक के कई एजेंडे भी तय किए गए हैं। जब बैठक में संसद से पारित वक्फ संशोधन कानून के हानिकारक पहलुओं पर विचार, वक्फ संशोधन कानून के विरोध आंदोलन पर चर्चा और फिर वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा एवं वर्तमान संकट पर काबू पाने के उपायों पर विचार विमर्श किया जाएगा। वहीं पर बैठक में सभी मुस्लिम नेताओं को बुलाया गया है। जब वहीं पर इस बैठक को लेकर के सियासी हलचल तेज है। सीएम नीतीश कुमार के वक्फ संशोधन विधेयक के समर्थन के बाद से ही जेडीयू के मुस्लिम नेता सीएम नीतीश कुमार से नाराज चल रहे हैं। अब तक कई नेताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। वहीं पर आज बड़ी बैठक हुई है। दोस्तों, बिहार के बेगूसराय में अजब प्रेम की गजब कहानी सामने आई है। यहाँ पर रात के अंधेरे में शादीशुदा प्रेमिका से मिलने युवक प्रेमिका के गांव पहुंच गए। उसके बाद क्या था, युवक की शादी गांव वालों ने उनसे कर दी। इस शादी का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। लड़का और फिर लड़की के बीच पिछले 3 साल से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दरअसल ये कहानी बेगूसराय के लाखो थाना क्षेत्र के पतला तोल लखनपुर की से शुरू होती है, जहां पर हरे राम शाह की बेटी अपर्णा कुमारी 3 साल पहले अमित कुमार पासवान नामक युवक से प्रेम करती थी। सह समाज से थी तो फिर वहीं पर अमित कुमार पासवान समाज से था और अंतर्जातीय होने की वजह से परिजनों ने दोनों के प्यार को सफल नहीं होने दिया। जब परिवार वालों ने लड़की की शादी कहीं और करा दी। इस बीच इन दोनों का प्यार और परवान चढ़ता रहा, तथा दोनों एक दूसरे से छिप करके मिलते रहे और फिर बात करते रहे। इस दौरान अपर्णा कुमारी को एक बेटा भी हुआ। जब परिवार के भरण पोषण के लिए अपर्णा का पति चंदन शाह मजदूरी करने के लिए प्रदेश चला गया। जब अपर्णा कुमारी का प्रेमी अमित कुमार भी बेगूसराय के एक होटल में मजदूरी का काम करता है और फिर छुप करके दोनों मिलते रहे। जब बीती रात मेला घूमने के लिए दोनों ने एक दूसरे से मोबाइल पर संपर्क किया और फिर मेले में मिलने की बात पक्की हो गई। लेकिन वहां पर लोगों ने दोनों को मिलते हुए देख लिया और फिर जाकर के दोनों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया और दोनों के परिजनों को इसकी सूचना दी। बाद में चल करके दोनों की शादी करा दी गई। दोस्तों, 64 साल बाद बिहार को होम्योपैथी का मेडिकल कॉलेज और अस्पताल मिलेगा। आपको बता दूं कि बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए बिहार की नीतीश सरकार लगातार कई परियोजनाओं का ऐलान कर रही है। इसी कड़ी में विश्व होम्योपैथी दिवस के मौके पर बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि दक्षिण बिहार में जल्द ही नए होम्योपैथी कॉलेज और अस्पताल की स्थापना होगी। उन्होंने कहा कि ये संस्थान इसी साल से शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि 64 साल बाद बिहार में होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना होने जा रही है। मंत्री ने वहां मौजूद लोगों को बताया है कि 121 करोड़ की लागत से मुजफ्फरपुर में 200 बेड का एक आधुनिक होम्योपैथी अस्पताल का निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इसका उद्घाटन भी जल्द ही किया जाएगा। अब तक ये राज्य का यानी कि बिहार का एकमात्र सरकारी होम्योपैथी अस्पताल है। बिहार के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए नई योजनाएं चलाई जा रही हैं। वहीं पर उन्होंने कहा कि एलोपैथी के बाद यदि किसी चिकित्सा पद्धति की समाज में सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है तो वह होम्योपैथी है। ये किफ़ायती होने के साथ ही प्रभावी भी है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों का इस पर सहज विश्वास होता है। मंत्री ने बताया है कि पटना के कदम कुआं स्थित 10 बेड वाले होम्योपैथी अस्पताल में रोजाना लगभग 200 मरीज इलाज के लिए आते हैं। बिहार में इसी साल जनवरी में 2901 आयुष चिकित्सकों की नियुक्ति की गई है, जिसमें से 951 होम्योपैथी चिकित्सक शामिल है। दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बेगूसराय में पत्रकारों के साथ बातचीत की। इस दौरान उन्होंने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर के अपनी बात रखी। बिल का विरोध करने पर उन्होंने राजद नेता और बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की आलोचना की है। एक न्यूज चैनल से मुखातिब होते हुए मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव गरीब पसमानदा मुसलमानों के खिलाफ है, जब वे नहीं चाहता है कि मुस्लिमों को उनके अधिकार मिले। जब संसद द्वारा पारित कानून पूरे देश में लागू होते हैं, क्योंकि संसद पूरे देश की है। जब तेजस्वी यादव गरीब मुसलमानों और फिर महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित रखना चाहते हैं। ये कानून गरीबों को अधिकार देने के लिए बनाया गया है, न कि तेजस्वी यादव के ठेकेदारों को। वहीं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जनगणना के सवाल पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी खुद नहीं जानते हैं कि क्या बोल रहे हैं। वे राजा के घर में पैदा हुए हैं और फिर राजा की तरह जो मन में आता है वो बोल देते हैं। जनगणना बिहार के अलावा कई राज्यों में हो चुकी है। अब पता नहीं कि राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं। राहुल गांधी की बेगूसराय यात्रा पर भी उन्होंने टिप्पणी की। गिरिराज सिंह ने कहा है कि राहुल गांधी ने 45 मिनट की यात्रा की है।
दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है और फिर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर लगातार हमला कर रहे हैं। उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराध को लेकर के नीतीश सरकार की आलोचना की है और फिर सोशल मीडिया पर विभिन्न आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया है। जहां तेजस्वी यादव ने कहा है कि एनडीए के घटक दल इन घटनाओं पर चुप्पी साधे हुए हैं। बिहार में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, इसको लेकर के आरजेडी अब सक्रिय हो गया है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार अलग अलग मुद्दों पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। अब उन्होंने बिहार में बढ़ते अपराधों को लेकर के नीतीश सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करके लिखा है कि 5000 ईसा पूर्व बिहार में व्याप्त जंगल राज की आज के ही दिन बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई हैं। जहाँ ऐसा लिखते हुए उन्होंने बिहार की बड़ी आपराधिक घटनाओं को गिनवाया है। जहाँ तेजस्वी यादव ने लिखा है कि जेडीयू विधायक पन्नालाल पटेल के भतीजे कौशल सिंह की जान ले ली गई गोली मार करके, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की पोती की गोली मार करके जान ली गई, बीजेपी सांसद जनार्दन सिग्रीवाल और फिर जिला मजिस्ट्रेट पर ईंट पत्थर और फिर लाठी से हमला किया गया। बिहार की मौजूदा मंत्री विधायक और फिर पूर्व डिप्टी सीएम रेणु देवी का दिन दहाड़े मोबाइल और फिर पर्स लूट लिए गए। जब कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय के भतीजे की गोली मार करके जान ले ली गई थी। जब कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री राजभूषण चौधरी के मामा को भी गोली मारी गई थी। वहीं पर महिला अधिकारी पर उनके कार्यालय में हमला हुआ है। तेजस्वी यादव ने पुलिस के हवाले से कहा है कि विभिन्न जिलों में विभिन्न पुलिस टीमों पर हमला हुआ। तनिष्क ज्वेलरी शोरूम में 25 करोड़ के गहने लूटने वालों को गंगा पार करते समय दूसरे लुटेरों ने लूटा था। तेजस्वी यादव ने आगे लिखा है कि अपराधियों का दुस्साहस इस हद तक तभी बढ़ता है जब सरकार की विश्वसनीयता खत्म हो जाती है। इस घटनाओं में अपराधियों का दुस्साहस और फिर दुस्साहस देखिए। दोस्तों, बिहार में मनरेगा श्रमिकों के लिए राहत भरी खबर है। जब पिछले 3.5 महीने से रुकी हुई मजदूरी जिसकी राशि करीब 2000 करोड़ रुपए है, इसी सप्ताह जारी की जा सकती है। 12 लाख से अधिक मजदूर इस राशि का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिन्हें 27 दिसंबर 2024 से भुगतान नहीं मिला है। जहां बिहार ग्रामीण विकास विभाग लगातार केंद्र सरकार से संपर्क में है। जब विभाग के मंत्री श्रवण कुमार ने बताया है कि हमने बार बार केंद्र से आग्रह किया है और अब हमें भरोसा है कि 2-3 दिनों के अंदर मजदूरी की राशि जारी कर दी जाएगी। जब बिहार के मजदूरों को पैसे देने में हो रही देरी के पीछे कई वजह थी। आपको बता दें कि केंद्र सरकार की तरफ से मजदूरी की 100% राशि वहन की जाती है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 17 करोड़ स्वीकृति मिली थी, लेकिन बिहार ने 25 करोड़ मानव दिवस का कार्य दिया है, जिससे वित्तीय दबाव बढ़ गया है। दोस्तों, बिहार के दरभंगा जिला से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां पर एक बीपीएससी टीचर को शादी के लिए किडनैप कर लिया गया। जी हां, बिहार के दरभंगा जिला के जमालपुर थाना क्षेत्र के मध्य विद्यालय डंगा में पदस्थापित शिक्षक राकेश कुमार के इस तरह से गायब हो जाने के बाद स्कूल के प्रधानाध्यापक प्रदीप कुमार ने इस बात की पुष्टि करते हुए बताया है कि राकेश कुशेश्वर स्थान निवासी हैं और बगल के ही गाँव चतरा में ही रूम लेकर के रहा करते थे और यहीं से स्कूल आया जाया करते थे। एक दिन जब वो स्कूल नहीं पहुंचे तो फिर उनके मोबाइल पर फ़ोन किया गया, लेकिन फ़ोन पर किसी भी प्रकार का कोई भी ध्वनि संकेत नहीं हुआ। दोस्तों, बिहार के पूर्णिया जिला में एक ब्रांडेड कंपनी के नाम पर नकली मोबिल तैयार करके मार्केट में सप्लाई करने वाले का पुलिस ने भंडाफोड़ कर दिया है। इस कार्रवाई में बड़ी मात्रा में तैयार मोबिल से भरा ड्रम, 1 लीटर का खाली डब्बा, कैप कंपनी का स्टिकर एवं उपकरण बरामद किया गया है। ये कार्रवाई कंपनी के अधिकारी की सूचना के बाद मधुबनी थाना की पुलिस द्वारा बुधवार की दोपहर मौलवी टोला स्थित एक घर में की गई है। पुलिस ने छापेमारी करके वाहनों में इस्तेमाल किए गए मोबिल एवं उसे रिफाइन करने का मशीन भी बरामद किया है। दोस्तों, खबर बिहार के मोतिहारी से है, जहां पर एक जज की गाड़ी का चालान काटा गया है। जज की गाड़ी सड़क पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके खड़ी की गई थी। जब जिले के एसपी तक की शिकायत की गई तो फिर उन्होंने जिला जज के निर्देश पर गाड़ी का चालान कटवाया। जब बताया जा रहा है कि न्यायाधीश की गाड़ी गलत तरीके से सड़क पर लगी थी, जिसकी फोटो किसी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर डाली। जब इस बात की जानकारी जब जिले के पुलिस कप्तान तक पहुंची तो फिर उन्होंने इस पर तुरंत एक्शन लिया। जब खबरों के मुताबिक मोतिहारी में न्यायाधीश का बोर्ड लगा हुआ था और फिर एक वाहन ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करके सड़क पर लगाया गया था। इसकी शिकायत जब जिले के एसपी स्वर्ण प्रभात तक पहुंची तो उन्होंने जिला जज से संपर्क किया। एसपी स्वर्ण प्रभात ने कहा कि वे गाड़ी जुडिशियल मजिस्ट्रेट की थी, उनके ड्राइवर ने गाड़ी सड़क पर लगा दी थी। चूंकि मामला न्यायपालिका से जुड़ा हुआ था, इसलिए जिला जज को अवगत कराया गया। तुरंत मामले के
इंक्वायरी की गई और फिर संबंधित गाड़ी का चालान करने के लिए निर्देश दिया गया। एसपी ने कहा है कि कानून सबके लिए बराबर है। दोस्तों, बिहार में पटना के बाद एक और शहर फूलों के शहर के नाम से जाना जाएगा। इसके लिए जमीन चयन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। फ्लाईओवर बनने से स्थानीय ट्रैफिक सुगम बनने के साथ प्रमुख पर्यटन स्थलों की दूरी भी कम हो जाएगी। दरअसल ये जिला है गया। गया शहर से सटे मानपुर के पटुआ टोली के स्थानीय बुनकर और फिर सामाजिक संगठनों की ओर से ट्रैफिक की समस्या को लेकर के फ्लाईओवर बनाने की मांग की जा रही थी। सरकार ने अंत में इस पर अपनी सहमति दे दी। जब सरकार की सहमति मिलने के बाद फ्लाईओवर के निर्माण के लिए भूमि चयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जब नए फ्लाईओवर बनने के बाद ट्रैफिक सुगम होने के साथ साथ एक शहर से दूसरे शहर जाने में समय भी कम लगेगा। जब गया शहर, बोधगया और फिर राजगीर जैसे प्रमुख पर्यटन स्थल भी जुड़ जाएगा। दोस्तों, वक्फ कानून को लागू करने के बाद भाजपा अब मुस्लिमों के बीच विरोध की आग को ठंडा करने की कोशिश में जुटेगी। इसकी शुरुआत बिहार से होगी, जहां पर कुछ महीने बाद बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जब पार्टी के नेता दरवाजे दरवाजे जाएंगे और फिर विपक्ष के दावों को खारिज करते हुए बताएंगे कि कैसे ये कानून मुसलमानों के हित में होगा। इसके अलावा जेडीयू को भी मरहम देने की कोशिश होगी, जिसने लोकसभा और फिर राज्यसभा में तो इसका समर्थन किया था, लेकिन जमीन पर उसे मुस्लिमों की नाराजगी की चिंता है। जब बिहार में पसमानंदा मुसलमानों का वोट जेडीयू को मिलता रहा है, ऐसे में पार्टी चाहती है कि वे उसे न छिटके। दोस्तों, पटना समेत पूरे बिहार में अभ्यर्थी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच प्रसिद्ध शिक्षक खान सर ने छात्रों के समर्थन में आवाज उठाई है। उन्होंने सरकार को चेतावनी दे दी है कि यदि री एग्जाम नहीं कराया गया तो फिर इसका राजनीतिक प्रभाव आगामी चुनाव में देखने को मिलेगा। जब सोमवार को पटना में खान सर ने छात्रों के साथ मिलकर के विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सभी को पता है कि परीक्षा में धांधली हुई है, सरकार को इसे जल्द स्वीकार करना चाहिए। ये छात्रों के भविष्य की लड़ाई है और फिर जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती है, हम पीछे नहीं हटेंगे। जब खान सर ने परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच ईडी या फिर सीबीआई से कराई जाए। जब उनका कहना है कि जब तक निष्पक्ष जांच नहीं होगी तब तक हम लड़ाई जारी रखेंगे, ये लड़ाई जारी रहेगी। जब उन्होंने शिक्षा माफियाओं के बढ़ते प्रभाव पर भी चिंता जताई है। खान सर ने बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द करके फिर से परीक्षा कराने की मांग को लेकर के फिर से सड़क पर उतरने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि छात्रों की री एग्जाम की मांग पूरी तरीके से जायज है और सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। दोस्तों, बिहार की राजनीति से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का एक साधारण अंग्रेजी शब्द इनकम की स्पेलिंग नहीं बता पाते हैं। ये वीडियो जैसे ही इंटरनेट पर आया वैसे ही देखते वो वायरल हो गया और यूजर्स ने जम करके इस पर रिएक्शन देना शुरू कर दिया। जब वीडियो के सोशल मीडिया पर आते ही यूजर्स ने तेजस्वी यादव को ट्रोल करना शुरू कर दिया है। कई लोगों ने मजाकिया अंदाज में कहा है कि कम से कम इतनी इंग्लिश तो आनी चाहिए। और इंस्टाग्राम, ट्विटर और फिर यूट्यूब पर इस क्लिप के हजारों शेयर हो चुके हैं और फिर मीम्स की भरमार लग गई है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब किसी नेता की सार्वजनिक मंच पर की गई गलती वायरल हुई हो, लेकिन ये बताता है कि आज के दौर में कैमरा हर वक्त चालू है और फिर एक छोटी सी चूक भी सोशल मीडिया पर बड़ी बहस का रूप ले सकती है। दोस्तों, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस ने सीएम नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि उन्हें यह भी पता नहीं होता है कि वे ईद में शामिल हो रहे हैं या फिर किसी और कार्यक्रम में। जब बिहार में भ्रष्टाचार की सरकार है, वहीं पर अपने भतीजे चिराग पासवान को फिल्मी हीरो बताया है। पशुपति पारस ने कहा है कि उनकी पार्टी सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और फिर जीत हासिल करेगी। जब वहीं पर वक्फ बिल पर कहा कि इसके कारण मुसलमानों में बड़ी नाराजगी है। उन्होंने कहा कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए पारस ने उनकी सरकार को भ्रष्टाचार की जननी बताया है। उन्होंने कहा है कि बिहार अब बीमारू राज्य बन गया है, जहां आवास योजना से लेकर के वृद्ध पेंशन तक कोई भी काम बिना घूस लिए नहीं होता है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि हम तो चाहते हैं कि युवाओं को नौकरी देना हम तो चाहते हैं, क्योंकि नौकरी देंगे तभी ना बिहार के युवाओं का विवाह होगा। जब भाजपा चाहती है कि मंदिर मस्जिद पर युवाओं को लड़ाया जाए, जब केस हो जाए तो फिर जीवन बर्बाद हो जाएगा। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमारी सरकार आए तो फिर डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। साथ ही साथ बिहार के युवाओं को नौकरी और रोजगार के अवसर देने का कार्य किया जाएगा। दोस्तों, बिहार के सीतामढ़ी जिले से एक चौंकाने वाली
साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें अपराधियों ने महज 19 महीनों के भीतर लगभग 3 करोड़ 33 लाख रुपए की धोखाधड़ी कर डाली है। हालांकि पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए 68 लाख रुपए को बैंकों में फ्रीज कर दिया है। इसके अलावा अब तक 100 से अधिक फर्जी फेसबुक अकाउंट और फिर 500 मोबाइल नंबर भी बंद करवा दिए गए हैं। सीतामढ़ी में बीते कुछ वर्षों में ऑनलाइन ठगी की घटनाएं लगातार बढ़ी है। लोगों को जागरूक करने के बावजूद भी लालच या फिर जानकारी के अभाव में कई लोग इन जालसाजों के शिकार बन जाते हैं। इसी के चलते अब राज्य सरकार ने लगभग हर जिले में साइबर थाना खोलने की पहल की है। यह साइबर थाना डीएसपी आलोक कुमार के अनुसार बीते 19 महीनों में 210 से ज़्यादा साइबर अपराध के केस दर्ज किए गए हैं। इनमें कुछ मामले में पुलिस ने डिजिटल अरेस्ट भी किए हैं और फिर स्थानीय एवं अन्य जिलों से अपराधियों को हिरासत में लिया गया है। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इफ्तार कराकर लूट लिया वक्फ बोर्ड हमारा। यह आरजेडी ने पोस्टर के जरिए सीएम नीतीश कुमार को ये गाना सुनाया है। आपको बता दें कि बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इससे पहले वक्फ कानून को लेकर के बिहार में सियासी संग्राम जारी है। आरजेडी वक्फ कानून को लेकर के नीतीश कुमार की सरकार को घेर रही है। जब पोस्टर वार किए जा रहे हैं, नीतीश कुमार को मुस्लिम विरोधी बताया है। इसको लेकर के आरजेडी दफ्तर और फिर शहर में जगह जगह पोस्टर लगे हैं। जब पोस्टर में नीतीश कुमार की तस्वीर है और फिर वे सीएम कुर्सी पर बैठे हैं। नीचे कई सारे कीलें लगी हुई है। जैसे सीएम नीतीश कुमार की तस्वीरों के साइड में लिखा है कि अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का, इफ्तार कराकर लूट लिया वक्फ बोर्ड हमारा। ईद की नमाज में शामिल होकर भी धोखा दे दिया। अब कब्रिस्तान और मस्जिद की जमीन को लेकर के विवाद होगा तो फिर जिम्मेदार आप होंगे। वहीं पर पोस्टर में आगे लिखा गया है कि अपनी कुर्सी के चाहत में आप मुसलमानों के भरोसे से खेल गए, उसके लिए शुक्रिया। आपके बारे में कहा जाता है आप सबके हैं, जान लीजिए जो सबका होता है वह किसी का नहीं होता है। जब पोस्टर में सीएम नीतीश कुमार एक मुस्लिम व्यक्ति की पीठ में खंजर घोंपते हुए भी नजर आ रहे हैं। इसके अलावा एक दिल की तस्वीर है जिसमें तीर आर पार हो गया है। यह तीर जेडीयू का चुनावी चिन्ह है। आपको बता दूं कि आरजेडी नेता आरिफ जिलानी की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया है। दोस्तों, बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर के तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर हमला बोला है। उन्होंने एक्स पर लिखा है कि अपराधियों की सरकार, अपराधियों के लिए चंद दिनों में सैकड़ों हत्याएं, इसके बावजूद मुख्यमंत्री के मुंह में ध्वस्त कानून व्यवस्था पर एक शब्द नहीं निकलता। इस दौरान तेजस्वी यादव ने 117 आपराधिक लिस्ट जारी की है। इससे एक दिन पहले भी बढ़ते अपराध को लेकर के तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार को घेरा था। उन्होंने एक्स पर लिखा था कि ईशा पूर्व बिहार में व्याप्त जंगल राज की आज के ही दिन की चंद बड़ी आपराधिक घटनाएं। दोस्तों, बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान अपने पैतृक गांव बरवाला पहली बार पहुंचे। बरवाला जो कि उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले में स्थित है। राज्यपाल बनने के बाद यह उनका पहला निजी दौरा था। जब उनके आगमन पर गांव में उत्साह जैसा माहौल बन गया और उनका भव्य स्वागत किया गया। जब अपने 2 दिवसीय प्रवास के पहले दिन उन्होंने गांव में भ्रमण किया और फिर ग्रामीणों से मुलाकात करके बातचीत की। उन्होंने लोगों का हालचाल पूछा और फिर उनकी समस्याएं तथा सुझाव भी सुने। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि अपने जन्म स्थान आकर के लोगों से मिलना उनके लिए बेहद भावुक और फिर खास अनुभव है। इसके बाद वे सियाना भी गए, जहां स्थानीय नेताओं और फिर आम नागरिकों ने उनका अभिनंदन किया। राज्यपाल के स्वागत में कई स्थानों पर स्वागत समारोह और फिर कार्यक्रम आयोजित किए गए। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 6 से 7 महीने का वक्त है, लेकिन प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अभी से ही फैसले का ऐलान कर दिया है। मतलब भीड़ से है। जब प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने पूरे पटना को ऐसे पोस्टरों से पाट दिया है जिसमें दावा किया गया है कि फैसले तो कल गांधी मैदान में पटना में ही होगा। दरअसल शुक्रवार को बिहार के चुनावी साल में प्रशांत किशोर की पहली रैली है, जिसका नाम बिहार बदलाव रैली दिया गया है। यानी कि बिहार चुनाव में बदलाव होना है या नहीं, ये शुक्रवार को प्रशांत किशोर की रैली में उमड़ी भीड़ से पता चल जाएगा। आज शुक्रवार को अब यही पोस्टर प्रशांत किशोर के लिए मुसीबत बन जाएगा। अगर वे ऐसा करिश्मा नहीं दिखा पाते हैं तो फिर, और अगर उनका दावा सही हो गया तो फिर सत्ता से लेकर के विपक्ष तक को ये सीधे चुनौती होगी। जहाँ गांधी मैदान को प्रशांत किशोर ने क्यों चुना, उनकी ये भी वजह है। बिहार में रैलियों के लिए सबसे बड़ी जगह पटना का गांधी मैदान है। ये ऐतिहासिक गांधी मैदान है क्योंकि लोकनायक जयप्रकाश नारायण ने यहीं से संपूर्ण क्रांति का ऐलान करते हुए कहा था कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आज़ादी के पहले यहाँ पर महात्मा गांधी ने भी सभाएं की थी, जहाँ
तब इसे बांकीपुर मैदान और फिर पटना लॉन के नाम से जाने जाते थे। 30 जनवरी 1948 को मोहनदास करमचंद गांधी की हत्या के बाद एक शिक्षक की अपील पर 1948 में इसका नाम गांधी मैदान कर दिया गया। इसके बाद से गांधी मैदान राजनीतिक शक्ति प्रदर्शन की राज्य में बिहार में सबसे बड़ी जगह रही है। जेपी ने छात्र आंदोलन का आगाज यहीं से किया था। दोस्तों, बिहार पुलिस में नौकरी का सपना देखने वाले उम्मीदवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी आई है। बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी कि बीपीएसएससी ने अवर निरीक्षक के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस भर्ती के जरिए बिहार पुलिस में एक अहम भूमिका निभाने का सुनहरा अवसर मिलेगा। बिहार पुलिस में दारोगा के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया 27 से शुरू हो रही है और उम्मीदवारों को आवेदन की अंतिम तिथि 27 तक अपना आवेदन करना होगा, यानी कि 1 महीना उसको समय मिलेगा। आवेदन करने के लिए वेबसाइट है bpsc.bihar.gov.in। इस वेबसाइट पर जाकर के आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, बिहार के भागलपुर से चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पर डॉक्टर की लड़ाई में मरीज पिस रहे हैं। दरअसल भागलपुर स्थित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में 2 डॉक्टरों की लड़ाई में मरीज का ऑपरेशन 3 बार टला है। जहां हड्डी रोग विशेषज्ञ और फिर बेहोशी के डॉक्टर के बीच विवाद हो गया और बात इतना बढ़ गया कि सांसद अजय मंडल का पत्र भी बेअसर हो गया। जहां धरती के भगवान का ये व्यवहार इलाके में चर्चा का विषय बन गया है। आपको बता दूं कि सांसद अजय मंडल ने मेडिकल सुपरिटेंडेंट को पत्र लिखकर के महिला मरीज का ऑपरेशन कराने का निर्देश दिया था। जिले के मायागंज अस्पताल में एनेस्थीसिया और फिर हड्डी के डॉक्टरों के बीच तालमेल नहीं है। वहीं पर एनेस्थेटिक, जहां पर जनरल एनेस्थीसिया वाली सर्जरी में एनेस्थीसिया देने से इनकार करते हुए आरोप लगाया है कि हड्डी के डॉक्टर ने उन्हें अपशब्द कहा। तो फिर हड्डी के डॉक्टर का कहना है कि एनेस्थीसिया के डॉक्टर के सहयोग न करने से मरीज ऑपरेशन नहीं हो पा रहा है। वहीं पर दोनों डॉक्टरों के मतभेद के बीच महिला मरीज के स्पाइन का ऑपरेशन बुधवार को तीसरी बार टला, जिसके बाद मरीज की जान यहां पर से खिलवाड़ किया जा रहा है। दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ किशनगंज में विरोध बढ़ गया है। 20 अप्रैल को लहरा चौक में विशाल जनसभा का आयोजन किया जाएगा। जब 20 अप्रैल को किशनगंज में विशाल जनसभा होगी, जब पूरे किशनगंज जिले भर में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा, जब सभी प्रखंडों में सभाएं होगी। जब किशनगंज में वक्फ संशोधन कानून 2025 के विरोध को लेकर के एकजुटता और फिर आंदोलन की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है। जब मदरसा अंजुमन इस्लामिया में बुधवार को एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायकों, जनप्रतिनिधियों, उलेमा और फिर समाज सेवियों ने हिस्सा लिया। आपको बता दूं कि यह बैठक वक्फ प्रोटेक्शन मूवमेंट के बैनर तले हुआ है। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि 20 अप्रैल को किशनगंज के ऐतिहासिक लहरा चौक मैदान में सुबह 10 बजे से वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ एक विशाल जनसभा आयोजित की जाएगी। इस सभा में पूरे जिले भर से हजारों लोगों की भागीदारी की उम्मीद है। वहीं पर सभा की तैयारी को जन जन तक पहुंचाने के लिए 11 अप्रैल से सभी प्रखंडों में जागरूकता सभाओं का आयोजन होगा। 11 अप्रैल को पोठिया में सभा होगी, 12 अप्रैल को दिगलबैंक प्रखंड में सभा होगी, 14 अप्रैल को बहादुरगंज प्रखंड में सभा किया जाएगा, 15 अप्रैल को ठाकुरगंज प्रखंड में सभा की जाएगी, 16-17 अप्रैल को कोचादमन प्रखंड में सभा आयोजित की जाएगी। वहीं पर 18 अप्रैल को टेरागाछ प्रखंड में। आपको बता दूं कि इस बैठक में राजद विधायक अंजार नईमी, AIMIM विधायक अख्तरुल ईमान, जिला परिषद अध्यक्ष फैयाज आलम, नगर परिषद अध्यक्ष वसीकुर रहमान, एहसान हुसैन, साहबुल अख्तर, जिला परिषद सदस्य नासिक नादिर, मुफ्ती अतर जावेद, जिला परिषद सदस्य फैजान अहमद और इमरान आलम समेत कई प्रतिनिधि मौजूद रहे। आपको बता दूं कि बैठक में यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि यह आंदोलन किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि सभी मिली संगठनों और फिर विपक्षी दलों की साझी लड़ाई है। जिन नेताओं ने कहा है कि वक्फ केवल एक संपत्ति नहीं बल्कि मुसलमानों की धार्मिक और फिर सामूहिक पहचान से जुड़ा हुआ मामला है। यह संशोधन कानून में गैर मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करने की शर्त धार्मिक आजादी और फिर संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। आपको बता दूं कि इस कानून के तहत अब सभी वक्फ बोर्डों और फिर केंद्रीय वक्फ परिषद में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया गया है। जहां इस प्रावधान को लेकर के मुस्लिम समुदाय में भारी नाराजगी है। वहीं पर किशनगंज में उठी ये आवाज अब धीरे धीरे राष्ट्रीय मंच पर पहुंच रही है। इससे पहले कोचाधामन से विधायक इजहार एसपी और पूर्व विधायक मुजाहिद आलम ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके इस कानून पर रोक लगाने की मांग की है। वहीं पर 20 अप्रैल की सभा के बाद
आगे की रणनीति का ऐलान होगा। आयोजनकर्ताओं का दावा है कि ये सभा सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि संविधान और फिर धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा का संकल्प होगी। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों, पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम और मौजूदा विधायक इजहार अस्फी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं और इस कानून को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ बिहार के सीमांचल क्षेत्र से ये बड़ी खबर सामने आ रही है कि कोचा दमन विधानसभा के पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम और मौजूदा विधायक इजहार अस्फी ने सुप्रीम कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं दायर करके इस कानून पर रोक लगाने की मांग की है। जी हां, दोनों नेताओं के इस कदम ने सीमांचल की राजनीति में हलचल मचा दी है। जब पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम की ओर से ये याचिका 9 अप्रैल 2025 को वरिष्ठ अधिवक्ता शाहिद अनवर द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल की गई है, वहीं पर मौजूदा विधायक इजहार अस्फी ने भी सुप्रीम कोर्ट में अलग से एक याचिका दाखिल की है और इसे मुसलमानों के धार्मिक अधिकारों में सीधा हस्तक्षेप बताया है। अब सवाल है कि आखिर वक्फ और इसका विवाद क्या है। तो आपको बता दूं कि इस्लाम धर्म में वक्फ एक धार्मिक व्यवस्था है जिसके तहत कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति को अल्लाह के नाम पर वक्फ कर सकता है। वक्फ से प्राप्त आमदनी का उपयोग उन्हीं धार्मिक, सामाजिक या फिर शैक्षणिक कार्यों में किया जाता है जिसके लिए वह संपत्ति वक्फ की गई है। हाल ही में पारित वक्फ संशोधन कानून में केंद्र सरकार ने यह प्रावधान किया है कि सभी वक्फ बोर्ड और फिर सेंट्रल वक्फ काउंसिलिंग में कम से कम 2 गैर मुस्लिम सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। जब मुस्लिम समाज का एक बड़ा वर्ग इसे धार्मिक मामलों में सीधा दखल मान रहा है। वहीं पर पूर्व विधायक मास्टर मुजाहिद आलम और फिर विधायक इजहार अस्फी का कहना है कि यह कानून संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन है। जहां उनका तर्क है कि किसी भी धार्मिक ट्रस्ट या फिर संस्था में बाहरी धर्म में व्यक्ति की अनिवार्य भागीदारी न केवल असंवैधानिक है बल्कि ये धार्मिक भावनाओं के साथ भी खिलवाड़ है। आपको बता दो कि इस मामले में सीमांचल की राजनीति को नई दिशा दे रही है। जहां एक और AIMIM, RJD और फिर कई मुस्लिम संगठन इस कानून का विरोध कर रहे हैं, वहीं पर अब कोर्ट में मामला पहुंच जाने से कानूनी लड़ाई की शुरुआत भी हो चुकी है। आपको बता दूं कि अगले कुछ दिनों में, महीनों में ये मुद्दा न सिर्फ अदालतों में बल्कि सियासी मंचों पर भी चर्चा का विषय रहेगा। दोस्तों, किशनगंज के ठाकुरगंज प्रखंड में 3 पैक्स में चुनाव हुआ। जहां पैक्स चुनाव का मतदान संपन्न हुआ, जहां पर प्रशासन की भारी संख्या में तैनाती की गई थी। जहां इन तीनों पैक्स में किसी कारणवश चुनाव नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से बुधवार को इसका चुनाव करवाया गया है। मिल रही जानकारी के अनुसार ठाकुरगंज प्रखंड क्षेत्र के दल्ले गांव, पौवाखाली और फिर रसिया पैक्स में चुनाव शांतिपूर्ण वातावरण में बुधवार सुबह 7 बजे से शुरू हुआ। जब पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में सुबह 12 बजे तक तकरीबन 30% मतदान हुआ था। वहीं पर शाम 5 बजे तक चुनाव संपन्न हो गया है, जहां पर कुल 53% मत पड़े। जहां इधर लोगों ने बताया है कि पैक्स चुनाव को लेकर के लोगों में उत्साह है और फिर स्थानीय लोग बढ़ चढ़कर के मतदान में हिस्सा लिए हैं। वहीं पर दल्ले गांव में नौशाद आलम और फिर अनवर आलम के बीच चुनाव हुआ। जहां वहीं पर पौवाखाली पैक्स चुनाव में तौहीद आलम और मसूदा बेगम उम्मीदवार है के बीच चुनाव हुआ। वहीं पर रसिया में पैक्स में उम्मीदवार नरेश कुमार सिंह और महेंद्र कुमार सिंह के बीच चुनाव हुआ। वहीं पर इन मतदान केंद्र में शांतिपूर्ण वातावरण में मतदान हुआ है, जहां पर अंचल अधिकारी, RO और थाना अध्यक्ष के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की गई। जहां वहीं पर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती की गई। जिला प्रशासन सभी प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखी। इन चुनावी क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दिया गया था।